नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी 9th और 10th क्लास पर। आज हम लोग जो है मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए उनके गोधुली बुक यानी जो हिंदी का गोधुली बुक है उसके गद्यखंड भाग का चौथा अध्याय जिसका नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ का हम लोग संपूर्ण अर्थ आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने इस पाठ का लेखक परिचय यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो विद्यार्थी उस सेशन को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इसे ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे आपके मतलब कि पीडीएफ नोट्स के बारे में कि कहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी 9th और 10th क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको 9th के विद्यार्थी हो या फिर 10th के विद्यार्थी हो उनके लिए पीडीएफ नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और आइए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो हमारा आपके गद्यखंड भाग का चौथा अध्याय है। तो इसे हम लोग शुरू करेंगे। इसके आज पाठ के अर्थ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए पाठ के अर्थ में क्या कहा जा रहा है या पाठ की शुरुआत कहाँ से होती है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनकी छोटी सी नन्ही सी जो बेटी लड़की होती है वो उनसे प्रश्न कर बैठती है। क्या प्रश्न करती है, आइए देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाला प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों है। मतलब लेखक जो है यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि एक दिन उनकी जो छोटी बच्ची है उनसे प्रश्न कर बैठती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पिताजी। तो फिर ये सोचते हैं कि अगर नाखून जो है अगर वो बढ़ रहा है, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा कि ज़्यादा बढ़ने लगेगा। और जो माता पिता है वो अक्सर बच्चों को क्या करते हैं, डांटते हैं कि अब तुम अपना ना क्या करो, नाखून को जो है काटो। जब नाखून काट दिया जाता है तो फिर ये भी निर्लज अपराध की भांति जो है जब ये मतलब कि छूट जाते हैं, जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई भी अपराधी होता है, अपराध करता है, उसको दंड दिया जाता है और दंड के बाद फिर जो वो क्या करता है, जब छूट जाता है जेल से तो फिर वही काम करता है। तो वैसे ही ये नाखून को भी बताते हैं कि नाखून को भी जब दंड दिया जाता है तो ये चुपचाप स्वीकार कर लेता है और फिर निर्लज अपराधी की भांति जब ये छूटता है तो फिर सेंध पर यानी अपने काम पर जो वो हाजिर हो जाता है। और ये ऐसे ही जो है बेहया की तरह आखिर में ये काम चलते रहता है। तो ऐसा क्यों होता है ये लेखक हमसे कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा ठीक ना उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। मतलब लेखक ये कह रहे हैं कि आज से कई वर्षों पहले, मतलब कि आज से कुछ लाख वर्ष पहले की वो घटना बताते हैं कि जब हम लोग आदि मानव की तरह थे, वनमानुष थे, तो उस समय हमारा जो नाखून हुआ करता था वो बड़ा बड़ा हुआ करता था। उस समय लोग जो है ये नहीं कहते थे कि तुम अपना नाखून काट लो। क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या करता था, रक्षा करता था, ठीक ना, अस्त्र के रूप में ये काम करता था। जैसे नाखून जो थी वो क्या करती थी कि जैसे कोई जानवर हो जाए या फिर जो है मतलब कि कुछ कोई हम पर टूट पड़े, हमला कर दे, तो नाखून से क्या करते थे, खुद को बचाने का कोशिश करते थे उस समय लोग। फिर कहा जा रहा है कि उन दिनों उससे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। यानी जो दुश्मन होते थे, प्रतिद्वंदी होते थे हमारे साथ ही जो है कोई अगर मतलब कि कोई दुश्मन आ जाए तो उससे हमें लड़ना जूझने के लिए नाखून का हम क्या करते थे, प्रयोग करते थे। फिर लेखक कहते हैं कि फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। यानी रामचंद्र जी की वानरी सेना पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र और दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा,
उसने धातु के हथियार बनाए। मतलब लेखक यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे हम जब वनमानुष थे तो उस समय हमारे पास कुछ हथियार नहीं था, तो हम अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ने के लिए क्या करते थे, नाखून का प्रयोग करते थे। हाथ तो जैसे मारते थे तो नाखून बड़ा बड़ा होता था, तो उनको पछाड़ने के लिए। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि हम लोग जब आगे बढ़े तो हमने क्या किया कि अलग अलग तरह के औजार बनाने शुरू किए। पत्थरों के औजार हो गए, अलग अलग तरह के और किस्म के औजार हो गए। जैसे बताते हैं कि दधीची की हड्डी से जो है इंद्र का वज्र बना था, ठीक ना। तो ये सभी जो है वो क्या करते हैं, बताते हैं। तो ये हथियार बनाना शुरू हुआ हम लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ों का। फिर जिसके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। फिर आगे जा कर के जिनके पास लोहा का अस्त्र शस्त्र हो गया वो और भी पुराने सभ्यताओं के लोगों से क्या हो गए, मजबूत हो गया। अब मान लीजिए जिनके पास पत्थर के हथियार है, ठीक, जिनके पास जो है मतलब कि कुछ हथियार नहीं है, किसी के पास लोहे का अस्त्र शस्त्र हो गया, तो जीतेगा कौन, तो जीतेगा यही। तो वहीं कह रहे हैं कि जिसके पास फिर लोहे के अस्त्र हो गए वो जीतने लगे, विजयी होने लगे। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे, असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, और पर लोहे के शस्त्र अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। यानी ये जितने भी तरह के कह सकते हैं एक वंश है, जैसे गंधर्व हो गया, असुर हो गया, राक्षस हो गया, यक्ष हो गए, सुपर्ण हो गए, नाग हारे, ये सब हार गए। किनके पास सब चीज़ थे, तो घोड़े थे आर्यों के पास जो लोहे के अस्त्र थे, तो ये लोग क्या हो गए, जीतने लगे। फिर आगे हमारे लेखक कहते हैं कि लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार लिया। यानी जिनके पास लोहे के अस्त्र, घोड़े, ये सभी थे, वो क्या करते हैं, बाजी मार लेते हैं। इतिहास फिर क्या होता है, आगे बढ़ता है। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अभी भी बढ़ रहे हैं। मतलब कि मनुष्य जो है पहले अपने क्या करता था, नाखून से जो है बचने का कोशिश करता था अपने प्रतिद्वंदियों से। लेकिन जब धीरे धीरे आविष्कार हुए हर चीज़ का, आगे जब बढ़ा सभ्यता, तो सब लोगों ने अलग अलग चीज़ों का उपयोग किया अपने प्रतिद्वंदियों से बचने के लिए। लेकिन फिर भी जो है आज के समय में नाखून क्या हो रहा है, वो अभी भी बढ़ रहा है। ये लेखक बता रहे हैं हमसे। और फिर कहते हैं अभी भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। यानी प्रकृति जो है, हमारा नेचर जो है, वो क्या कर रहा है कि हमारे अंदर के जो भीतर अस्त्र है उसको अभी भी हमसे क्या कर रही है, अलग नहीं कर पा रही है। यानी जो हमारा अस्त्र था नाखून, वो अभी भी हमसे क्या हो गया, अलग नहीं हुआ है। फिर कहते हैं लेखक कि जब अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंतवलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले हो। यानी अभी भी हमें जो है प्रकृति याद दिला रही है कि हम वही मनुष्य हैं, ठीक ना, जिस जो पहले के जीव जंतु हो गए, प्रकृति हो गए, उसके साथ जो है हम अपना जीवन वसन जो है करते थे। फिर कहा जा रहा है ततः किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। ठीक ना, मतलब लेखक सोच रहे हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा नाखून ना काटे, नाखून बड़ा कर ले, तो उसके पेरेंट्स जो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं, डांटते हैं, तुम नाखून क्यों बढ़ा रहे हो, नाखून अपना काट डालो। तो वही लेखक सोच रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि आज के मनुष्य जो अपने बच्चों को नाखून काट देने के लिए क्यों कहते हैं, जबकि उस समय ऐसा नहीं था। कहा जा रहा है कि किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। यानी लेखक दोनों चीज घटनाओं को सोच रहे हैं। यानी आज वर्तमान में लोग नाखून काटने के लिए बच्चों को डांट रहे हैं कि तुम नाखून क्यों नहीं काट रहे हो, और कुछ लाख वर्ष पूर्व जो है, जो मतलब कि व्यक्ति होंगे या जिसके बच्चे होंगे, वो नाखून अगर मतलब कि नहीं रखते होंगे तो उनको भी डांट रहे होंगे कि तुम नाखून क्यों नहीं रख रहे हो, नाखून तुम बढ़ाओ। यानी उस समय बढ़ाने के लिए लोग जो है डाटा करते होंगे, और इस समय लोग काटने के लिए जो नाखून को डाटा कर रहे हैं लोग। तो कैसी स्थिति, कैसी परिस्थिति आ गई है, इसको लेखक हमें समझाने का कोशिश कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि लेकिन प्रकृति है कि वह अभी भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह अभी भी इसे काटे जा रहा है। यानी नेचर हमारे नाखून को बढ़ा रहा है, ठीक, प्रकृति हमारा साथ नहीं छोड़ी है, लेकिन हम जो है क्या कर रहे हैं, मतलब कि नाखून को
काटते जा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं वो कि वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते हैं कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। यानी हम अब क्या किए हैं, जो प्रकृति के द्वारा देन नाखून हमारा है, जो अस्त्र के रूप में काम करता था, तो इसको काटने का हमारा कारण क्या है कि अब हमारे पास जो है कई अलग अलग किस्म के शक्तिशाली अस्त्र आ चुके हैं, तो अब इस अस्त्र का हमारा कोई काम है नहीं। फिर कहते हैं लेखक कि मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बस युग का कोई अवशेष रह जाए यह उसे असह्य है। यानी हमारे अंदर पहले के जो युगों की कुछ अवशेष रहे, ये हमारे लिए क्या हो गया है, अच्छा नहीं है, ये लेखक बता रहे। इसलिए जो है मनुष्य चाह रहा है कि नाखून हमारे पास नहीं रहे। फिर कहते हैं कि लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती है। यानी लेखक यहाँ पर नाखून को लेकर के हम पर करारा व्यंग किए हैं, प्रहार किए हैं कि हम नाखून को भले काट रहे हैं, ठीक ना, हम अपने अंदर के जो है इस मतलब कि बर्बस युग की जो अवशेष है उसको ख़त्म भले कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो बर्बरता है वो घटी कहाँ है, मतलब कि हमारे अंदर की जो क्रूरता है, जो बर्बरता है वो घटी नहीं है। जैसे हिरोशिमा पर जो है मतलब कि जर्मनी के जो है ना, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, तो क्या होता है कि वैसे ही तरह के आज भी युग के जो मनुष्य हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर बर्बरता रखे हुए हैं। भले ही जो है हम अपने नाखून को काट रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इस क्रूरता का जन्म है। फिर कहते हैं लेखक कि कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। सुकुमार विनोदों का कहने का मतलब ये हुआ कि खुशी के लिए, आनंद के लिए। जैसे बताते हैं कि वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। मतलब कि जैसे नाखून होता है तो नाखून को 2000 वर्ष पहले की जो है लेखक घटना बता रहे हैं कि उस समय लोग क्या करते हैं, नाखूनों को जो है ना विनोद के यानी खुशी के लिए वो क्या करते थे, नाखूनों को एकदम सजाते थे, संवारते थे। ठीक, जैसे बताते हैं यहाँ पर कि उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल्य आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि आज से 2000 वर्ष पहले लोग क्या करते थे, सुकुमार विनोद के उपयोग के रूप में जो है ना नाखून का उपयोग करते थे। जैसे इसको कई अलग अलग तरह से काटते तो थे, लेकिन कोई त्रिकोण आकार का काटता था नाखून को, कोई जो है वर्तुला आकार का काटता था, कोई चंद्रका आकार का काटता था, कोई दंतुल आकार का काटता था। तो इन आकारों में वो लोग क्या करते थे, नाखून को काटते थे। फिर कहते हुए कि उनको शिक्षक यानी कि जो मोम होता है हमारा, और अलग तक यानी जो आलता होता है, आलता से जो यत्न पूर्वक जो है रगड़ कर लाल और चिकना जो है बनाया जाता था। यानी उस समय ये लोग क्या करते थे, जो नाखून था उसको तो कई प्रकार से काटते थे, लेकिन उसमें आलता हो गया, आलता लगाना, उसको जो है मोम से साफ करना, ये सब वो लोग काम करते थे। और गौण देश यानी कि द्वितीय देश के लोग जो थे उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, और दक्षिणात्मक लोग छोटे नखों को अपनी अपनी रुचि है देश की भी और कला की भी। यानी जो दूसरे देश के लोग हैं वो लोग नाखून को बड़ा बड़ा रखना पसंद करते थे, जो दक्षिणवर्ती जो देश के लोग हो गए वो जो है मतलब कि नाखून को छोटा रखना पसंद करते थे। यानी लेखक कह रहा है कि अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग नाखून को रखते थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि समस्त अधोगामिनी वृत्तियों और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता हूँ। फिर लेखक कहते हैं कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत ही अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई है, दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। फिर आगे बताते हैं कि अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक माना जाता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो
मतलब कि अपने आप जो है बढ़ा करती है। जैसे हमारा केस है, केस का जो है बढ़ना एक दूसरा प्रकार है, जैसे नाखून हमारा बढ़ता है वैसे हमारा सिर का बाल हो गया, दाढ़ी हो गई, ये सब क्या होता है काटने के बाद भी बढ़ते रहता है। तो नाखून पहले नंबर पे हो गया और हमारा केस का जो है बढ़ना वो भी क्या हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया। दांत का दोबारा उठना ये भी बताते हैं कि तीसरे नंबर पे, जैसे दांत टूटता है तो हमारा क्या होता है, दांत फिर जमता है, तो वो दांत का जो जमना वो बताते हैं कि तीसरे नंबर पे हो गया। यानी पहला बताते हैं कि नाखून का बढ़ना काटने के बाद भी बढ़ता है, बाल हमारा काटने के बाद भी बढ़ता है, तो इसको दूसरे नंबर पे रखें। और दांत का जो दोबारा से उठना जो है, यानी दांत टूट गया और दोबारा से जमता है, तो इसको तीसरे नंबर की जो है बताते हैं कि ये मतलब कि दोबारा से इनका क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। फिर कहते हैं कि पलकों का गिरना, ये चौथा बताते हैं, और असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहा गया है। हमारी भाषा में इसके जो उदाहरण मिलते जुलते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविकता प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। पर कौन सोचता है कि सोचना, तो क्या उसे इतना भी पता नहीं चलता है कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्तियां हैं वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है, और यह यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गया हो पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है, पशु बन करके वह आगे नहीं बढ़ सकता है। मतलब लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे पहले के समय में नाखून था हमारा, तो नाखून से हम मतलब कि क्या करते थे, अस्त्र के रूप में उपयोग करते थे, तो वो हमारा जो एक पशुत्व के रूप में जो है पशुत्व की निशानी थी। लेकिन आज इसको क्या कर रहे हैं लोग, खत्म कर रहे हैं। इसके बाद कहते हैं कि उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अत्र बढ़ावे की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। फिर उसके बाद लेखक कहते हैं कि मेरा मन पूछता है कि है किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या फिर मनुष्यता की ओर। यानी लेखक अब प्रश्न ये कर रहे हैं कि अब हम किस ओर बढ़ रहे हैं। हम नाखून को काट रहे हैं, ठीक ना, नाखून बड़ा हो रहा है फिर काट रहे हैं उसको, फिर बड़ा हो रहा है काट रहे हैं, तो मतलब लेखक यह पूछ रहे हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं, हम मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं या पशुता की ओर जो हम लोग बढ़ रहे हैं, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मतलब कि हम अस्त्र को बढ़ा रहे हैं यानी अपने नाखून को बढ़ा रहे हैं उसकी ओर बढ़ रहे हैं, या फिर हम इसको काटने की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। यानी इनकी जो बालिका थी, इनकी जो बेटी थी, वो खेल खेल में इनसे प्रश्न कर देती है कि पापा या पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो वही लेखक कह रहे हैं कि मेरी जो बालिका है, निर्बोध बालिका मतलब छोटी बालिका जो है, वो जैसा कि मुझसे प्रश्न की, तो वो ऐसा प्रतीत होता है जैसा लगता है कि ये मनुष्य जाति से ही वो प्रश्न कर दी है कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। यानी ये हमारे क्या है, हमारे अंदर के जो पशुता है उसके ये अवशेष को बताया गया है। और मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमारी पशुता की निशानी के रूप में है, इसीलिए ये हमेशा बढ़ रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। तो 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, तब देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। मतलब कि जैसे अंग्रेज लोग इंग्लिश में हमारे जो स्वतंत्रता है या फिर हमारा जो स्वाधीनता मिला है, तो हम लोग स्वाधीनता दिवस हिंदी में जो है बोल करके चर्चा कर रहे थे उस समय। लेकिन जब अंग्रेज लोग थे तो उन्होंने अपने पत्र में इसको क्या किया, इंडिपेंडेंस लिखा। तो इंडिपेंडेंस का ये अर्थ बताते हैं कि अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है कि अपने ही अधीन रहना। मतलब यहाँ पर लेखक जो है मतलब हमें ये बता रहे हैं कि जैसे अंग्रेज अपने पत्र में इंडिपेंडेंस शब्द लिख रहे थे, तो इसका अगर हिंदी वो बताते हैं कि अधीनता होता है, या हम किसी के अधीनता का अभाव हमारे अंदर रहेगा, मतलब किसी का हम गुलाम नहीं रहेंगे, ठीक। और स्वाधीनता जो हम लोग बोल रहे थे कि स्वाधीनता दिवस, तो इसका मतलब बताते हैं कि अधीन रहना, यानी हम किसी के क्या होंगे, गुलाम रहेंगे। तो हमने क्या किया कि स्वाधीनता दिवस मनाया। लेकिन अंग्रेज जो है उन्होंने अपने भाषा पत्र में जो इंडिपेंडेंट शब्द का प्रयोग किए, तो इसको लेकर के क्या लेखक बताना चाह रहे हैं हमें, तो हमें कहते हैं कि पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है कि अपने अधीन रहना, और अंग्रेजों से कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं
कर सका है, ठीक ना। इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कर सका, ये पूछा जा रहा है। फिर कहते हैं कि उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, ठीक ना, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रहा है। यानी हमारे आज़ाद होने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद हमने जो शब्द का प्रयोग किया है, नामकरण किया है आज़ादी के बाद, तो वो स्वतंत्रता का प्रयोग किया है, स्वराज्य का प्रयोग किया, स्वाधीनता का प्रयोग किया है। तो लेखक वही कह रहे हैं कि हमने जो भी नामकरण दिया है उसमें क्या किया, स्व का जो है हमने प्रयोग किया है, उसका बंधन किया है। और यह क्या संयोग की बात है, यह हमारी समूची परंपरा ही अनजाने हैं, हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है, सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियाँ का ही नाम होता है। तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सहजात वृत्ति जो है ये क्या है, अनजान स्मृतियों का ही ये क्या होता है, नाम होता है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हो, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भाव और नाना पहलुओं से विचारा गया है। और आगे फिर कहते हैं लेखक कि हम कोई नौसिखिए नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी है, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। और यह जरूर है कि परिस्थितियाँ जो है बदल गई है। मतलब यहाँ पर लेखक जो है पुरानी परिस्थितियों को लेकर के और अभी के जो वर्तमान में चल रही परिस्थितियाँ उसको लेकर के हमें समझाने का कोशिश किया है। और यहाँ पर एक नाखून बढ़ने का उदाहरण लेकर के हमें समझाते हैं कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, कितने अस्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं, ठीक। और आज के समय में हम इन नाखून को काट रहे जो अस्त्र के रूप में काम करता था पहले के समय में। तो ये सभी चीज़ों को उदाहरण के तौर पर लेखक हमें समझाने और बताने का कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक जो है इस पाठ को पढ़ेंगे। बाकी अगले क्लास में इस पाठ को हम लोग क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप लोग इस सेशन के साथ जुड़ना नहीं भूलिएगा। बाकी आज का ये क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए विद्यार्थी हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाह रहे हैं तो कमेंट में उसका लिंक पिन किया गया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।